नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, सप्ताह के अंत में हम लोग एक सप्ताह के अंतर्गत जो भी पॉलिटी और आईआर से संबंधित मुद्दा होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, उस पर चर्चा करते हैं। इस सप्ताह जो 5 टॉपिक रहा है जिसने सबका ध्यान खींचा है, वो आपके लिए जरूरी हो सकता है। एक तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ भी, अब वोटों की गिनती भी हो चुकी है, चीजें स्पष्ट है। आगे देखते हैं सरकार किनके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन एक मुद्दा जिस पर सभी का ध्यान गया वह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा और यह जो है एलजी, जो अभी एलजी हैं, उनके द्वारा किया जाएगा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। चीन की एनाकोंडा रणनीति क्या है और इसका ताइवान से क्या संबंध है ना, इसको लेकर के देखेंगे। आखिर अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाला ये जो एक सांप है, उसके आधार पर चीन क्या आगे चल करके रणनीति ऐसा बना रहा है जिससे ताइवान को वो निगल जाएगा, तो यह देखेंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका से फिर से हथियार वगैरह जो खरीद रहा है, उसमें MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो खरीदने की बात की गई है। यह फाइनली अमेरिका के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। अब एक प्रश्न और यहां पर सबके मन में घूम रहा है कि रूस ने अपना ही एक हंटर ड्रोन जो है मार गिराया है, ठीक है। तो ये S-70 को लेकर के चर्चा करेंगे और फिर लंबे समय से, जैसा कि जानते हैं, जमीन हड़पने की जहां पूरी दुनिया में बात रही हो, वहां एक द्वीप समूह जो है वह दिया गया है किसी राष्ट्र को, यूके के द्वारा। यह देखेंगे कि चागोस द्वीप समूह समझौता आखिरकार है क्या। मामला क्लियर हो गया। ये 5 टॉपिक हमारी चर्चा में रहने वाला। पहला क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। देखिए, यहां पर उपराज्यपाल जो है वहां, चूंकि वह यूटी असेंबली के साथ है जम्मू कश्मीर की, अब ये स्थिति है 5 अगस्त 2019 के बाद। तो यहां पर जो एलजी होने वाले हैं मनोज सिन्हा जी, वह मनोनीत करेंगे और इसके लिए 5 सदस्यों की बात कही गई है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पर जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लेकर के यहां जानते हैं अब कि एलजी की राय में विधानसभा में महिलाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है वह नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एलजी द्वारा विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को नामित किया जा सकता है। मई 2022 में परिसीमन पैनल ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की सिफारिश की थी। देखिए, इस सिफारिश में महिलाओं के लिए 2 सीटें दिया गया था, कश्मीरी पंडित के लिए भी 2 सीटें दिया गया था और 1 सीट जो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वहां के जो शरणार्थी होंगे उनके लिए 1 सीट दिया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 5 सीट हो गया। इसके बाद जुलाई 2023 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके विधानसभा में 3 अन्य सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी गई। कश्मीरी पंडित प्रवासी समुदाय से 2 सदस्य, जिनमें से 1 महिला होगी। 1 सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति से होगा। इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि नामांकन जम्मू एवं कश्मीर के एलजी के विवेक पर निर्भर करता है, यानी कि यह पूरी तरह से एलजी पर छोड़ दिया गया है। एलजी क्या करते हैं, ये उनके विवेक के आधार पर होगा। अब इन सदस्यों को यहां पर जो एक पेच फंस रहा है, इसको लेकर के कि क्या इनको मताधिकार का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है, तो विधानसभा के अगर नंबर की बात करेंगे तो 90 है, यानी कि 45 प्लस किसी को चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये 5 जो मनोनीत सदस्य होंगे, क्या इनकी भूमिका सरकार बनाने में हो सकती है या फिर इनकी भूमिका सरकार बनाने में नहीं है, यह बात इस अधिनियम में पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया गया है। सही से स्पष्ट प्रावधान इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इसी बात को लेकर के पसोपेश फंसा हुआ है। तो ये पहला टॉपिक था, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा मैंने क्या कहा, चीन की एनाकोंडा रणनीति, ये ताइवान को लेकर के है। चीन लगातार, आप जानते हैं, ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है और अब यह कह रहा है कि दबाव डाल करके ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। इसके लिए एक तरह का कह सकते हैं, ताइवान को घेरने के लिए, ये जो मान लीजिए अगर ताइवान है तो चारों तरफ से इसको घेर लो, ऐसी नई रणनीति बनाने की यह कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए चीन क्या कर रहा है, सैन्य अभ्यास उसके इर्द गिर्द करेगा, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश करेगा, ताकि लगातार ये कोशिश किया जाए कि ताइवान परेशान हो जाए, उसकी स्थिति को कमजोर किया जा सके और फिर उस पर लगातार उसकी सुरक्षा पर ध्यान लगाया जा सके। एनाकोंडा रणनीति के विषय में थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान शुरुआती चरणों के दौरान देखेंगे तो जनरल विनफील्ड स्कॉट द्वारा प्रस्तावित एक सैन्य रणनीति को बताता है। जैसे महाभारत काल में आपने देखा होगा ना, एक रणनीति बना चक्रव्यूह, ऐसे ही तरह तरह के इस तरह के रणनीति होते हैं सैन्य में। देखिए, अमेजन के वर्षावन में अगर देखेंगे तो वहां एक जो मैंने कहा सांप पाया जाता है, एनाकोंडा। एनाकोंडा में बहुत धैर्य होता है। एनाकोंडा के विषय में कहा जाता है कि लंबे समय तक अपने शिकार को पकड़ने के लिए धैर्य बना करके ये एक ही अवस्था में बैठा रहता है, जरा भी हिलता डुलता नहीं है, कई घंटों तक ऐसा बैठा रह सकता है। और फिर अगर उसके रेंज में इसका कोई शिकार आ गया तो भट्ट से क्या करता है, उसको झट से अपने चक्कर में ले लेता है और चारों तरफ से उस पर कुंडली ऐसे बना के, सांप ऐसे करता है ना, ऐसे बना के बैठ गया और उसको दबाते जाता है। ठीक है, दबाते तब तक जाता है जब तक उसका दम घूट ना जाए, जब तक वह मर ना जाए तब तक वह उसे सांप क्या करेगा, दबाते रहेगा कुंडली मार के। तो यही एक तरीका है। इसी तरीका को चीन जो है ताइवान में इस्तेमाल करना चाहता है। ताइवान को कहीं न कहीं इस रणनीति के माध्यम से आतंकित करना चाहता है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से ताइवान में अपनी उपस्थिति चीन दर्ज कराना चाहता है। अब देखिए, ताइवान में चीनी जो घुसपैठ हुआ है उसके संदर्भ में देखिए तो ताइवानी सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ में पहले से ही कई बार देखा गया है, मुकाबला भी हुआ है, लगातार संघर्ष चला रहता है। और ताइवान जलद मरुमध्य की चर्चा करेंगे तो उसके मध्य में वास्तविक सीमा मध्य रेखा के पार चीनी सेना की हवाई घुसपैठ में 5 गुना से भी अधिक की अब वृद्धि देखी गई है। ताइवान के आसपास काम करने वाले चीनी सेना के जहाजों की संख्या भी ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो चीनी जहाज हैं वो ताइवान के करीब आते जा रहे हैं। और अगर कहा जाए तो कई चीनी जहाज जो है ताइवान के तट से तकरीबन कह सकते हैं तो 24 समुद्री मील की दूरी पर अब पहुंच चुके हैं। और इसके वजह से जो है टेंशन बनता जा रहा है। वहां पर जो है करीब जाकर के, ताइवान के लोकेशन के करीब जाकर के चीनी सेना जो है युद्ध अभ्यास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह आशंका जताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा भी कि संभव है आगे आने वाले समय में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। तो यह हो गया एनाकोंडा रणनीति। भारत अमेरिका से खरीद रहा है MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो। इसको लेकर के देखते हैं कि क्या है, क्या खरीदने वाला है अमेरिका ने, कैसे क्या मंजूरी दी है। देखिए, $175 मिलियन के 53 MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दिया है अमेरिका ने। ठीक है, यह टॉर्पीडो भारतीय नौसेना के MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए होगा। अब इससे देखिए, यह स्वचालित पनडुब्बी, जहाज या हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल होती है। इसके विषय में और समझ लीजिए, इसे पनडुब्बियों या जहाजों के संपर्क में आने पर विस्फोट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो क्या होता है। एक तरह का अगर देखेंगे तो स्वचालित रूप से पनडुब्बी रोधी हथियार होता है। इसे पानी के अंदर चलने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टॉर्पीडो आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और उच्च गति से चलते हैं, यानी कि इसका स्पीड जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ क्या कहा, लाइट वेट की चर्चा किया गया है, यानी कि वजन कम होगा, हल्का होगा। और विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर को लेकर चर्चा करेंगे, विमान को चर्चा करेंगे या जहाज से, तो वहां से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो पनडुब्बी पर होने वाले जो खतरा है उससे निपटने में यह सक्षम होगा। और निश्चित तौर पर से ये जो नए टॉर्पीडो होंगे वो भारत की नौसेना को और मजबूत करने का काम करेगा। इससे अगर देखेंगे तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्षेत्रीय रणनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह मजबूत होने वाला है। रूस ने मार गिराया अपना ही S-70 हंटर ड्रोन। इसको लेकर के काफी चर्चा हुआ, लोगों ने हैरानी जताई कि ऐसा भला रूस क्यों करेगा। लड़ाकू जेट ने यूक्रेन में अपने ही ड्रोन को मार गिराया है रूस ने। अब देखिए, आप जानते हैं लंबे समय से, तकरीबन 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जो है संघर्ष चल रहा है। पूर्वी यूक्रेन में एक रूसी लड़ाकू विमान ने सुरक्षित यूक्रेनी क्षेत्र में उड़ान भरते समय कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी और अपने ही एक ड्रोन को नीचे गिरा दिया। यह रूसी वायुसेना के F-70 ओखोटनिक बी फ्लाइंग विन मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन में से एक था। अब देखिए S-70 के विषय में कि S-70 जो है एक भारी वजन वाला स्ट्राइक और टोही सामरिक ड्रोन, यह इसे बताया जाता है। ये आप इसकी तस्वीर यहां पर देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपने ही ड्रोन को आखिर मार क्यों गिराया, इस बात की हम चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, ऑपरेटरों ने इसे ड्रोन पर नियंत्रण खो दिया। कहा गया कि जो संचालित कर रहे थे उससे
उस पर नियंत्रण खो दिया और यह शत्रु क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं भटक गया। इससे परेशानी हो सकता था, इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रैक्ट डिवाइस या लड़ाकू विमान अक्सर ड्रोन को मार गिराने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है तो इस स्थिति में ड्रोन को फिर मार गिराया भी जा सकता है। S-17 जैसा एक बहुत ही संवेदनशील ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र के अंदर शायद नियंत्रण के बाहर हुआ होगा, इसीलिए ऐसा लगता है कि मजबूरन रूस को इसे नष्ट करना पड़ा होगा। अब बात करते हैं चागोस द्वीप समूह समझौता की। मैंने पहले भी कहा कि मॉरिशस के साथ यह समझौता यूनाइटेड किंगडम का किया गया है। इसके मध्य एक ऐतिहासिक समझौते के अनुसार चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है पूरी तरह से मॉरिशस को अब दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन ये मैप में, इस द्वीप समूह का हिस्सा डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा भी रहेगा। कहा गया कि कम से कम ये 99 सालों तक बना रहेगा। चागोस द्वीप समूह के विषय में समझ लीजिए, बेहद चर्चित मुद्दा है, यूपीएससी का नजर इस पे हो सकता है। चागोस द्वीप समूह में 58 एटॉल शामिल हैं और इस द्वीप समूह के सबसे बड़े एटॉल दक्षिण पूर्व में स्थित डिएगो गार्सिया तथा उत्तर में स्थित पेरोस बानहोस और सालोमन द्वीप हैं। 18वीं सदी में चागोस द्वीप समूह सहित मॉरिशस फ्रांस का उपनिवेश बन गया और यहाँ नारियल के बागानों की स्थापना की गई। किस तरह से इसका इतिहास रहा है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका से दासों को लाया गया और फिर दासों को जो है बाद में अंग्रेजों ने इन द्वीपों पर लाया, फिर ये लोग जो है वहां पर कब्जा कर लिए। अगर 1965 की बात करें तो 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि जिसको BIOT कहते हैं इसका गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह का एक केंद्रीय हिस्सा भी था। इस द्वीप समूह को हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश मॉरिशस से संबंध कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 1968 की बात करेंगे तो मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने पर चागोस को ब्रिटेन के साथ ही फिर रखा गया था। मॉरिशस द्वारा चागोस पर संप्रभुता के अधिकार संबंधित क्या इशूज हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से चागोस द्वीप समूह की कानूनी स्थिति की जांच का अनुरोध करने के लिए मतदान किया था। उसके बाद 2 वर्ष बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यूनाइटेड किंगडम से 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से बिना शर्त औपनिवेशिक शासन वापस लेने की मांग की गई। अधिकांश देशों सहित जैसे कि भारत की चर्चा करेंगे, भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के पक्ष में मतदान किया था, यानी कि भारत इस पक्ष में था, मॉरिशस का वो पक्ष लेता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर के अब जो है यह समझौता होता हुआ दिख रहा है और लंबे समय बाद एक ऐतिहासिक समझौता होगा कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह देखेंगे तो यही 5 टॉपिक पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित रहे जो चर्चा के विषय बने रहे। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि संभव है यूपीएससी की नजर इस पर बनी रहे। आपको अपनी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।